Hello students, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. The topic that we will take today is formation of colored ions. The compounds of D block elements are generally colored in comparison to S and P block element compounds which are white in color. तो ये कलर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के N-1 D सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. तो in the case of compounds of transition metals, the energies of the 5d orbitals in the same subshell do not remain equal. जो हम हमेशा से करते आए हैं कि d orbitals के 5 orbitals की एनर्जी एक जैसी होती है. जब ये compounds complexes फॉर्म करते हैं तो उस टाइम ligands जो है डिफरेंट साइड्स से जब सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं ये अनइक्वल रिपल्शन फेस करते हैं. एक्चुअली अगर आप d ऑर्बिटल्स का शेप देखें तो इनमें से 3d ऑर्बिटल्स जो हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि 2d ऑर्बिटल्स जो है अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये दो ऑन द एक्सिस होते हैं. और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये जो ऑन द एक्सिस वाले डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर हैं ये वाले ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं, जबकि एक्स वाई में लिगेंड्स क्योंकि इनकी बीच से अप्रोच कर रहा है तो ये कम रिपल्शन फेस करते हैं, तो इनकी एनर्जी कम होती है, जबकि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी ज्यादा होती है. इसकी वजह से ये दो सेट्स में स्प्लिट कर जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम और 2 की ज्यादा. अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे फिल्ड हैं, ये जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये लोअर ऑर्बिटल में है. जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना है कि व्हाइट लाइट से जो एनर्जी मिलती है उसी को लेकर ये जंप करके यहाँ पहुंच सकता है. तो व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी लेकर ये जंप करके ऊपर वाले डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर वाले सेट जिसको हम EG बोलते हैं, नीचे वाले को हम T2G बोलते हैं, ऊपर वाले को EG बोलते हैं, उसमें जंप कर जाता है. अब व्हाइट लाइट में से अगर कुछ एनर्जी इन्होंने ले ली है तो जो बाकी की बची हुई एनर्जी है वो फिर रिफ्लेक्ट होके हमें ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड को कलर देती है और हमें वो वैसा कलर दिखाई देता है. तो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. ये जो थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंगली ऐसा होता है इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं. ये जो स्प्लिट कर जाती है और एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं. ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और अच्छे से स्टडी करेंगे. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट N-1 D subshell. The energies of 5d orbitals do not remain equal under the influence of approaching ions towards the central metal ion. The d orbitals will split into different energy levels. The phenomena is called crystal field splitting. In octahedral field, the 6 ions approach along the axis and the 5d orbitals split into 2 sets, one set containing 2d orbitals at higher energy, this is dx square minus y square, and the other set of lower energy is dxy, yz and zx. When in the transition metal ions, the electron can be easily promoted from one energy level to another in the same d subshell. So change of electron from one set to another is called d-d transition. The amount of energy required to excite the electrons to higher energy states within the same d subshell corresponds to the energy of certain colors of visible light.
Therefore, when white light falls on the transition metal compound, some of its energy corresponding to a certain color is absorbed and the electrons get raised from lower energy set of orbitals to higher energy set of orbitals as shown above. The excess of other colors constituting white light, यानी जितना absorb हो गया बाकी का जो color है, that is transmitted and the compound appears colored. The observed color is always complementary color of the color which is absorbed by the substance. For example, titanium जब 3 positive oxidation state में होता है तो इसकी configuration 3d1 होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है. जब ये ग्रीन या येलो कलर के पोर्शंस व्हाइट लाइट के उनको एब्जॉर्ब करता है तो जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में आ जाता है. अब बाकी का कलर ग्रीन और व्हाइट को अगर छोड़ दें तो दैट इज ब्लू एंड रेड कलर. ये मिक्स होके आपको टाइटेनियम 3+ का कंपाउंड पर्पल दिखाई देगा. इसी तरह हाइड्रेटिक क्यूप्रिक कंपाउंड्स में जो कॉपर आयंस हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिटेड कलर ग्रीनिश ब्लू कलर होता है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू रेड कलर. इसी वजह से कॉपर के कंपाउंड्स जो है ब्लू कलर के दिखाई देते हैं. इसी तरह जिन कंपाउंड्स पे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो फिर वो जंप भी नहीं करेगा. तो स्कैंडियम 3 में 3d0 होता है. इसी तरह टाइटेनियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में 3d0 होता है तो ये कलरलेस होता है. इसी तरह जब 3d10 आता है जैसे जिंक 2 और कॉपर 1 तो इसमें जंप करने के लिए कोई ऑर्बिटल ही नहीं बचा है तो इसलिए भी जंप नहीं करेगा तो ये भी कंपाउंड्स कलरलेस होंगे. 3d0 और 3d10 वाले कंपाउंड्स कलरलेस होंगे. टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर सकता है इसलिए कलर पर्पल होता है. इसी तरह वेनेडियम एक इलेक्ट्रॉन कलर ब्लू. वेनेडियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्रीन कलर आता है. इसी तरह डिफरेंट कलर्स मैंगनीज का वायलेट, क्रोमियम का ब्लू, मैंगनीज 2 का पिंक कलर आता है. आयरन 3 का कलर है येलोइश ब्राउन. आयरन 2 का कलर है कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है ग्रीन. कोबाल्ट 3 का ब्लू, कोबाल्ट 2 का पिंक, निकल 2 का 3d8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ग्रीन कलर, कॉपर 2. जब तक एक भी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कलर्स आते रहते हैं ब्लू. और जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है या है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो कलर नहीं आता है, इट्स व्हाइट और कलरलेस. कलर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग completely filled or empty d orbitals. So transition metals containing completely filled d orbitals, that is d10 configuration, such as zinc 2+, cadmium 2+, mercury 2+, copper 1+, silver 1+, etc. are generally white. ZnCl2 is white. Similarly, scandium 3+ and titanium 4+ are white because they have completely empty d orbitals. Next property is magnetic properties. The magnetic properties of a compound are measure of the number of unpaired electrons in it when a magnetic field is applied. There are two main types of substances. Paramagnetic substances. The substances which are attracted by the magnetic field are called paramagnetic. This character arises due to presence of unpaired electrons in atomic orbitals. Then the substances which are repelled by the magnetic field are called diamagnetic substances, and this character arises due to presence of paired electrons in atomic orbitals. तो ज्यादातर जो कंपाउंड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अट्रैक्टेड फील करते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड. एक्सप्लेनेशन फॉर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे इन्वॉल्व द पार्शियल फिलिंग ऑफ डी सबशेल्स. Most of the transition metal ions have unpaired electron in d subshell. 1 से 9, D1 से D9 वाली configuration में सभी में आप देखेंगे कि D में एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं और इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा. ये जो मैग्नेटिक
कैरेक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, greater is the paramagnetic character and larger is the magnetic moment. Magnetic moment is expressed in Bohr magnetons, and it can be calculated from the formula mu is equal to n into n plus 2 the whole under root. यहाँ पे mu is magnetic moment and n is the number of unpaired electrons. तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता हो तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. अब 3D की क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 0 है, इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है. 3D 1 में 1 है, तो अगर आप 1 को यहां से करो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया √3, तो वैल्यू आएगी 1.73. कैलकुलेटेड वैल्यू 1.732 और ऑब्जर्व वैल्यू 1.75. इसी तरह 3D 2 में आप करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ गया √8 विच कम्स आउट टू बी 2.84. इसी तरह वेनेडियम 2 प्लस इज, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा फॉर्मूला लगा के 3.87. जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है. क्रोमियम 2 प्लस में 3D 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4.90. मैंगनीज में 5 है तो 5.92 मैंगनीज 2 प्लस में. अब आयरन 2 प्लस में 3D 6 है, तो 3D 6 का मतलब क्या हुआ कि 5 ऑर्बिटल्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दिया, 1 2 3 4 5 और 6th इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये पेयर्ड हो गया. तो अब अनपेयर्ड कितने रह गए 1 2 3 4. तो आप देखिए 3D 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4. तो मैग्नेटिक मोमेंट वही जो क्रोमियम 2 प्लस का था 4 का फॉर्मूला लगा के 4 इंटू 4 प्लस 2, तो दैट इज 4 इंटू 6 24 का √4. दिस कम्स आउट टू बी 4.90. इसी तरह कोबाल्ट 2 प्लस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से कम हो रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब 3 हो गए. निकल 2 प्लस में 2, क्यूप्रिक में 1 और जिंक 2 प्लस में 0. तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स आ गए. अब जो 3D सीरीज की एलिमेंट्स है, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2 चीजों से होता है, एक ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. जो 3D एलिमेंट्स है उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, और सिर्फ स्पिन होता है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट्स का स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इनकी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आती हैं. ये जो यूनिट है 1 बोहर मैग्नेटॉन, ये इट इज इक्वल टू E the charge on electron, H Planck's constant upon 4 pi mc. M is the mass of electron and C is the speed of light. इन सभी वैल्यूज को पुट करके इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये है D के 5 ऑर्बिटल्स. तो जैसे D6 में 4 अनपेयर्ड है, D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. This is all. Thank you.